Hello everyone, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you some tricky questions. Tricky question का मतलब कि conclusion of all those LPP. Fine, तो ये कोई lecture आपको पूरा LPP रिवाइज कर देगा next 5 minutes के अंदर. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो जैसे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी, वहां पे हमने बिग एम मेथड, टू फेस मेथड, अनबाउंडेड एलपीपी और सारे क्वेश्चंस बड़ी आसान से इस लेक्चर में हमने सीखे थे। चलिए, तो जैसा मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर का आपका टारगेट क्या था, आपके पास एलपीपी थी, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते थे। उसके साथ साथ हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन, इन सब का हमने सॉल्यूशंस निकाला। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो ये एक एलपीपी है जो मैक्सिमाइजेशन की है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, फाइन। और अगर ये ए बी सी डी ई तक जो भी आपके पास है, दीज आर माई अननोन्स। इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपको बताना है कि ए बी सी डी की क्या वैल्यू मैं चूज करूं जिससे जिससे कि ये मेरा करंट सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल बन जाए, और ऑप्टिमल ना बने अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाए, और यू कैन से द करंट सॉल्यूशन इज माय डीजेनरेट सॉल्यूशंस, इनफिजिबल सॉल्यूशंस एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसका मतलब आज का लेक्चर जो आपके पास है, दैट्स अ समरी ऑफ ऑल दोस प्रीवियस लेक्चर्स, और ये आपका पूरा का पूरा चेक करेगा। एंड बिलीव मी, जब आप सीएसआर नेट और गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। फाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बार कह देता हूं, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। आपका एक और ऑप्शन भी है आपके पास, यू कैन ऑलवेज कम टू माय कैबिन्स। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में हो और मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास हो, यू कैन मोस्ट वेलकम टू कम एट माय कैबिन। फाइन, आप मेरे पास आइए बच्चों कैबिन में, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, क्वेरी जो भी आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ द मैथमेटिक्स। चलिए अब इसके आंसर देते हैं। पहले ऑप्शन के चलते हैं, क्या कंडीशन इंपोज करें कि ये करंट सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल हो जाए। फाइन, सबसे पहले आप बताइए मेरे को कि करंट सॉल्यूशन मैक्सिमाइजेशन है ये एलपीपी। फाइन, ऑप्टिमल कब होता है? जब आपका जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। तो आप कंडीशन बताइए, इसका मतलब डी क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ई क्या होना चाहिए, ई भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो वो ऑप्टिमल तो नहीं होगा ना, लेकिन इन्होंने पूछा है कि करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो। और बात है सॉल्यूशन की, मतलब ए और बी, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं हम, तो ए और बी क्या होने चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए ना, नेगेटिव हो जाएगा तो इनफिजिबल हो जाएगा। फाइन, अब बात रह गई इस सी के ऊपर, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, सी कुछ भी हो, क्योंकि ऑप्टिमलिटी सिर्फ आपके पास जेड जे माइनस सी जे पे डिपेंड करती है, तो सी मे हैव एनी वैल्यू। तो दैट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा कि डी की वैल्यू 7 होगी, डी की वैल्यू 9 होगी, क्या होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बतानी है जिससे ये करंट सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल हो जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अनबाउंडेड कब होता था? अनबाउंडेड तब होता था जब आपके पास एंटरिंग वेरिएबल तो हो बट लीविंग वेरिएबल ना हो, यही होता था ना। चलिए, अगर आपका एंटरिंग वेरिएबल होना चाहिए, इसका मतलब ये टेबल ऑप्टिमल नहीं होगा। अगर ये टेबल ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब चाहे तो डी लेस देन जीरो होगा और ई लेस देन जीरो होगा, दोनों में से कोई एक लेस देन होगा ना। अगर तो डी आपका लेस देन जीरो है, क्या आपको मिनिमम रेशियो मिल जाएगी? देखते हैं। अगर आपका डी लेस देन जीरो है तो ए ओवर सी मिनिमम रेशियो, और नेगेटिव की तो रेशियो निकलेगी नहीं, तो यहां से निकल सकती है। अगर मेरा डी नेगेटिव हुआ, मान लो, चलो पहला ले लेते हैं हम कि अगर डी नेगेटिव है, डी की कोई वैल्यू ले लो अपने दिमाग में, -3, तो क्या आपको रेशियो मिलेगी ऑलवेज? यस, आपको ऑलवेज मिलेगी ना रेशियो। अगर रेशियो मिल गई तो क्या वो अनबाउंडेड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ई का लेस देन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर आपने डी को लेस देन ले लिया, फाइन, तो क्या क्या कब इसकी रेशियो नहीं मिलेगी? अगर मैं सी की वैल्यू लेस देन ले लूं, चाहे जीरो ले लूं, अगर मेरी सी की वैल्यू नेगेटिव है और सी की वैल्यू जीरो है, क्या आप उस केस में मिनिमम रेशियो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना हम, तो इसका इस केस में अनबाउंडेड हो जाएगा। फाइन, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी जरूरी है। फाइन, बट डी की वैल्यू ई से भी छोटी होनी चाहिए ना। मान लो डी की वैल्यू -1 2 होगी, मान लो,
फाइन, और ई की वैल्यू -3 है, तो आप कहां से एंटर करोगे, फिर तो 3 से एंटर कर जाओगे ना, तो डी से एंटर करने के लिए ई की वैल्यू जो है वो डी से बड़ी होनी चाहिए। फाइन, और सी क्या होना चाहिए, सी या तो 0 हो जाए और या फिर लेस देन हो जाए। क्लियर, और ए और बी क्या होने चाहिए आपके पास, ए और बी तो हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कोई रह गया ए बी सी डी ई। फाइन, डी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ई लेस देन, डी जो है लेस देन ई होना चाहिए, बट डी क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, डी कैन हैव एनी वैल्यू, मे हैव एनी वैल्यू, नेगेटिव हो गया तब भी ठीक है, पॉजिटिव हो गया तब भी ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो लेकिन डी से छोटा नहीं होना चाहिए आपके पास, सो दैट मीन्स डी मस्ट बी लेस देन 0, डी मस्ट बी लेस देन ई, एंड ई मे हैव एनी वैल्यू, जैसे सी के लिए लिखा था ना, सी कैन हैव एनी वैल्यू, सिमिलरली ई कैन हैव एनी वैल्यू। चलिए अगला क्या रहा, करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी का मतलब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ये वाला लेक्चर आपके लिए काम आएगा। फाइन, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है किसी का, जब, कब करेगा, जब आपका जेड माइनस सी जे आपका 0 आ जाए इन दो वेरिएबल को छोड़ के, मतलब x2 और x4 में से कोई एक 0 आ जाए। फाइन, तो अगर आपके पास, इसका मतलब दो केस बनेंगे, इधर डी 0 हो सकता है और ई 0 हो गया, अगर तो आपका ई 0 हो गया तो क्या आपको मिनिमम रेशियो मिल जाएगी ना, मिल जाएगी, तो इसका मतलब डी कैन हैव एनी वैल्यू। फाइन, नो, कैन हैव, क्या मैं लिख सकता हूं कैन हैव एनी वैल्यू, नहीं, बिकॉज आपको ऑप्टिमल भी चाहिए, तो ऑप्टिमल के लिए डी का आपको पॉजिटिव होना जरूरी है। फाइन, तो डी पॉजिटिव होगा, ए और बी तो आपको पॉजिटिव ही चाहिए, तो सी क्या चाहिए उस केस में, सी कैन हैव एनी वैल्यू। फाइन, अब दूसरा केस कर लेते हैं, अगर मेरा डी 0 हो गया, तो इसका मतलब यहां से मैं एंटर करूंगा, तो ई की वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है जी, ए और बी तो मेरा चाहिए पॉजिटिव, अब मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए आपको रेशियो तो चाहिए चाहिए ना, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सारे हो गए ए बी सी डी ई, तो दीज आर द राइट आंसर ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम। फाइन, दो केस बनेंगे, इसमें सी मस्ट बी पॉजिटिव, ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव, ई मस्ट बी पॉजिटिव, तभी तो ऑप्टिमल बनेगा, और अगर ई आपका 0 है तो सी कैन हैव एनी वैल्यू, डी की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, ए एंड बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, डीजेनरेट सॉल्यूशंस, तो डीजेनरेट के लिए ये लेक्चर देखा होगा आपने, डीजेनरेट दो केसेस में बनता है। फाइन, पहला केस क्या होता है, जब आपका राइट हैंड साइड सॉल्यूशन में से कोई एक वैल्यू 0 आ जाए, या फिर जो आपकी मिनिमम रेशियो है वो क्या हो जाए, टाई हो जाए। फाइन, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 का मतलब क्या है, इधर ए 0 और बी 0, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर, तो इधर ए 0 और बी 0, बाकी कोई भी वैल्यू हो आपके पास, ए नेगेटिव हो, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्टिमल की बात हुई है कोई, नहीं हुई, अगर ऑप्टिमल की बात नहीं हुई तो डी ई सी कुछ भी हो जाए। सेकंड केस, मिनिमम रेशियो क्या होनी चाहिए उसकी, सेम, तो पहले मिनिमम रेशियो सेम निकालते हैं, तो अगर आपने मान लो डी आपका नेगेटिव है मान लो, फाइन, क्या आप इसकी रेशियो निकालोगे, क्या आएगा, ए ओवर सी, और दूसरे में से दूसरी तो रेशियो निकलेगी नहीं, तो क्या रेशियो सेम आएगी, रेशियो सेम आई नहीं, इसका मतलब डी आपका लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, और अगर आपका ई लेस देन 0 है, इसका मतलब आप यहां से एंटर करें तो आपकी रेशियो क्या बनेगी, ए ओवर 1 मस्ट बी इक्वल टू बी ओवर 2। क्लियर, तो सेकंड केस क्या बनेगा, ई मस्ट बी लेस देन 0, फाइन, और डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन ई से छोटी नहीं होनी चाहिए, एंड ए ओवर 1 मस्ट बी इक्वल टू बी ओवर 2, और ये सी के ऊपर तो ई के ऊपर लगा रहे हैं ना कंडीशन, सी कैन हैव एनी वैल्यू। ओके, फिफ्थ वन इज करंट सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। फाइन, ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ई इज ग्रेटर देन 0, बोथ नहीं हो सकते एट द टाइम पे। और क्या कह रहा है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करनी है, आपकी प्रॉब्लम एक्समाइजेशन है, और रिप्लेस क्या करना है, इस x3 को रिप्लेस करना है x2 के साथ, इसका मतलब आपने x2 से एंटर करना है, तो अगर आप x2 से एंटर करोगे तो d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। फाइन,
इसको रिप्लेस करोगे, इसका मतलब मिनिमम रेशियो ये आएगी। अगर मिनिमम रेशियो x3 बाहर निकलेगा तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, और a और b तो आपको पॉजिटिव ही चाहिए हमेशा। फाइन, और b क्या रह गया, ए ई रह गया, तो ई क्या होगा इस केस में, ई कैन हैव एनी वैल्यू, बट वो आपके पास डी से छोटी नहीं होनी चाहिए, सॉरी डी मस्ट बी लेस देन ऑफ द ई, उल्टा लिख दिया ना, ठीक है। तो आपके पास d must be less than of the e, d and c must be fine, a must be greater than 0। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, सेम आंसर आपको देने हैं, फाइन, और इसमें आपको a b c d e f g तक पूछ लिया आपसे। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑप्टिमल होने के लिए क्या चाहिए, f मस्ट बी पॉजिटिव, g मस्ट बी पॉजिटिव, और ये फिजिबिलिटी के लिए आपका d एंड e मस्ट बी पॉजिटिव। बाकी जो रह गया a b एंड c, a b c कैन हैव एनी वैल्यू, फाइन। अच्छा वाई ए इज 0, आप देखो अगर यहाँ पे x2 है ये तो आइडेंटिटी बनेगा ना, तो 1 यहाँ मस्ट बी 0, a मस्ट बी 0, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन, अनबाउंडेड कब होगा, जब आप एंटरिंग निकालो लेकिन लिविंग ना हो। तो अगर आपने यहाँ से सॉरी यहाँ से एंटर कर लिया, इसका मतलब अगर आपने g से एंटर करा मान लो, तो g लेस देन 0 होगा, तो c, तो आपको एक रेशियो तो मिल ही जाएगी ना यहाँ से d/4, तो ये तो अनबाउंडेड देगा ही नहीं कभी, इसका मतलब f मस्ट बी लेस देन 0, और ये b क्या होना चाहिए, b या तो लेस देन हो और 0 हो, तो b की वैल्यू या तो लेस देन हो या 0, उस केस में आप रेशियो नहीं निकाल पाओगे। ऑप्टिमल कहा है इन्होंने, नहीं, तो g की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन g की वैल्यू f से छोटी नहीं होनी चाहिए, c कैन हैव एनी वैल्यू, a मस्ट बी 0, d एंड e मस्ट बी पॉजिटिव, फाइन, a मस्ट बी 0, f मस्ट बी लेस देन 0, f मस्ट बी लेस देन ऑफ द g। ये समझिए ना, अगर आपने g से एंटर करा, ये अगर मान लो 0 भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, लेकिन तब भी आपको रेशियो तो मिल ही जाएगी ना d/4 की, ठीक है, तो उस केस में अनबाउंडेड देगा नहीं कभी, तो इसका मतलब ये केस आपका एक ही रहेगा, f वाला केस। करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल कह रहा है, इसका मतलब f की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड g की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेकिन साथ में कह रहा है मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब या तो f 0 होगा और g 0 होगा। अगर तो आपका g 0 है तो रेशियो भी मिलनी चाहिए ना आपको, तो इसका मतलब c कैन हैव एनी वैल्यू, फाइन, और अगर आपका f 0 है तो b आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज आपको रेशियो नहीं मिलेगी, और d एंड e मस्ट बी पॉजिटिव, a क्या होना चाहिए आपका, ऑलवेज 0, फाइन। तो दो केस बनेंगे, इधर f 0 और g 0, अगर f 0 है तो b मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज रेशियो नहीं निकलेगी, अगर g पॉजिटिव है तो आपका c कैन हैव एनी वैल्यू एंड a मस्ट बी 0, अगर a 0 है then d and e can always has a positive value, fine। okay, so the next part is d generate। अब यहाँ पे मैंने ऑप्टिमल भी पूछ लिया आपसे, तो क्या पिछले एग्जांपल में ओनली d जनरेट था, फाइन, तो पहले d जनरेट की कंडीशन क्या है, फिर बताओ मिनिमम रेशियो क्या होनी चाहिए, टाई, फाइन, और सेकंड केस राइट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं इस वाले केस के लिए चलूं तो राइट हैंड साइड 0 का मतलब इधर d 0 हो और e 0, दोनों में से कोई एक हो जाए, a की वैल्यू तो फिर आपकी पॉजिटिव 0 ही रहनी है। पहले इस केस को डिस्कस करते हैं, ऑप्टिमल होने के लिए क्या चाहिए, f मस्ट बी ग्रेटर देन 0, g मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या रह गया, b रह गया, क्योंकि ये आपका d जनरेट है और राइट हैंड साइड 0 मिल गई, तो b कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। अब c के ऊपर भी देख लो कंडीशन क्या है, c कैन हैव एनी वैल्यू, क्योंकि आपको डी जनरेट के लिए राइट हैंड साइड 0 मिल गया ना, तो बाकी कोई भी वैल्यू हो, और ये जो कंडीशन किसके लिए लगाई है मैंने, ये लगाई है ऑप्टिमल के लिए, फाइन। अगर यहां पे इस ऑप्टिमल को हटा दो फिर तो ये कंडीशन भी आपकी हट जाएगी, क्लियर। अच्छा अब मिनिमम रेशियो के लिए करते हैं, ये हो गया पहला केस, डी और ई मस्ट बी 0, इनमें से कोई एक हो, एफ मस्ट बी पॉजिटिव, जी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द ऑप्टिमलिटी,
ए तो हमेशा 0 होना चाहिए, बी एंड सी कैन हैव एनी वैल्यू। सेकंड केस क्या होना चाहिए, मिनिमम रेशियो आपकी टाई होनी चाहिए। तो मिनिमम रेशियो टाई तभी निकालोगे जब आप कहीं से एंटर करोगे, फाइन, लेकिन यहां से एंटर तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, फाइन। तो इस केस में इसका मतलब ये वाला सेकंड केस जो आपका नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये ऑप्टिमल वर्ड नहीं लिखा जाता, फाइन, तब मिनिमम रेशियो टाई कैसे बनती है आपकी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एंटर करते ना, अगर आप एफ से एंटर करते तो रेशियो तो निकल, इस -3 के साथ तो निकलेगी नहीं, इसका मतलब रेशियो टाई नहीं होगी। इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए, जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए एंड d/4 मस्ट बी इक्वल टू E/C होना चाहिए, और C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो रेशियो नहीं ना निकलेगी, C मस्ट बी पॉजिटिव। और F क्या होना चाहिए, F की वैल्यू मस्ट बी G से छोटा होना चाहिए ना, और G से बड़ा होना चाहिए, और A तो 0 होना चाहिए, B कैन हैव एनी वैल्यू। ये तब है जब यहाँ पे ऑप्टिमल नहीं लिखा होगा, फाइन, जैसे ये लिखवाया मैंने आपको। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो दोनों केस बनेंगे, फाइन, डी एंड ई मस्ट बी पॉजिटिव, रेशियो सेम होनी चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्टिमल लिखा दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, दैट इज दिस पार्ट। क्लियर, ये समझ गए ना, ये वाला केस ऑप्टिमल के लिए नहीं है, ये डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए दोनों केस है। चलिए लास्ट केस इज, फंक्शन क्या रहा है, ऑप्टिमल नहीं है और सॉल्यूशन इंक्रीज करना है इस x2 को रिमूव करके x1, इसका मतलब यहां से एंटर हो गए, अगर x यहां से एंटर है तो f मस्ट बी लेस देन 0, और f से ही एंटर करना है तो g की वैल्यू आपकी f से बड़ी होनी चाहिए, फाइन, a तो आपका 0 ही होना चाहिए, d और e आपका क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। अब क्योंकि आपको रेशियो निकालनी है, फाइन, रिप्लेस करना ना, तो ये b क्या होना चाहिए, b मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी भी नहीं आएगी, अगर इक्वालिटी आ गई तो रेशियो नहीं निकलेगी। और c क्या होना चाहिए, c कैन हैव एनी वैल्यू, फाइन, एंड दैट इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ड्युअलिटी ऑफ द एलपीपी। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on the videos. Happy learning always. Best wishes.